तो साथियों, क्लास 11th के क्रांति बैच में आप सभी लोगों का स्वागत है। क्रांति बैच में हम लोग बिल्कुल स्टार्टिंग से क्लास 11th के मैथ को हम लोग पढ़ने वाले हैं। आप सभी लोग जुड़िए और लगातार इस सीरीज को देखिए। इस सीरीज में हम लोग बिल्कुल बेसिक से मैथ के बारे में बात करेंगे और इसमें चैप्टर वाइज कंटेंट लेकर के आते रहेंगे वीडियो के फॉर्मेट में, और रिकॉर्डेड लेक्चर आप लोग विकास ट्यूटोरियल यूट्यूब पे देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। क्लास 11th के लिए मैथमेटिक्स के लिए जो फर्स्ट लेसन है, वह फर्स्ट लेसन है, उसका नाम क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा गया है सेट थ्योरी, समुच्चय सिद्धांत हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट लेसन हमारा क्या है, समुच्चय सिद्धांत है। तो अगर समुच्चय सिद्धांत की अगर आप बात करें, इसका यूज कहाँ कहाँ है, समुच्चय सिद्धांत का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है, आप इसको कौन कौन से और चैप्टर में देख सकते हैं समुच्चय सिद्धांत को। तो मित्रों, अगर मैं बात करूं, जो समुच्चय सिद्धांत चैप्टर है इतना इंपॉर्टेंट है कि यह क्लास 11th और 12th दोनों में आएगा। सुन रहे हैं ना आप, अगर आप देख रहे हैं तो आप सुन रहे होंगे जरूर। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि ये क्लास 11th और 12th दोनों में आएगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। ये बात पहली बार नोट करिए, समुच्चय, ठीक है साथियों। जिसमें रिलेशन यानी संबंध, रिलेशन यानी क्या, संबंध, संबंध नाम से एक अध्याय मिलेगा। संबंध और फलन, संबंध और फलन जो है, संबंध और फलन क्लास 11th में भी मिलेगा आप लोगों को पढ़ने के लिए, क्लास 12th में भी मिलेगा, तो या दोनों में मिलेगा आप लोगों को। आप दोनों जगह पढ़ेंगे इसको, ठीक है। इसलिए इस दोनों चैप्टर में, संबंध में और फलन में, बहुत बड़ा रोल किसका है, सेट का रोल है। अगर आप सेट पढ़े रहेंगे तभी आप संबंध और फलन पढ़ पाएंगे। इसलिए संबंध और फलन का बहुत अच्छा एप्लीकेशन है सेट थ्योरी में, ठीक है। चलिए आगे, सीक्वेंस एंड सीरीज में, सीक्वेंस एंड सीरीज में भी इसका बहुत रोल है, क्योंकि कभी कभी एनवा टर्म जो एनएस टर्म आता है, एनएस टर्म को अगर हम डिकोड करते हैं, उसको सांकेतिक में उसको हम लोग लिखते चलते हैं, तो हमको एक सीरीज मिलती है, टर्मों की सीरीज मिलती है, पदों की सीरीज मिलती है, तो वह हमको सेट के रूप में मिलती है। इसलिए सेट का जो यूज है सीक्वेंस एंड सीरीज में भी है, ठीक है। वस्तुओं का संग्रह मिलता है, प्रोबेबिलिटी में मिलता है, इसलिए प्रोबेबिलिटी में भी यानी प्रायिकता में भी सेट थ्योरी का बहुत बड़ा रोल है। तो अगर आप सेट थ्योरी आप पढ़ रहे हैं, इसके अलावा और अन्य चैप्टर में मिलेगा, लेकिन सबसे मोस्ट जो इन चैप्टरों में ज़्यादा रोल मिलता है इसका। इसलिए सेट थ्योरी यानी समुच्चय सिद्धांत मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप देख रहे हैं तो कंटिन्यूस बन रहेंगे। अब तक खाली हम यह समझे हैं कि जो समुच्चय सिद्धांत चैप्टर है वह क्लास 11-12th में बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप उसको पढ़िए। और बिना पढ़े आप मैथमेटिक्स में आगे, क्योंकि बहुत अलग अलग चैप्टर में जो फीलिंग्स हमको मिलती है, डीप नॉलेज मिलता है, वो नहीं ले पाएंगे, इसलिए समुच्चय सिद्धांत पढ़ना बहुत जरूरी है। तो चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। समुच्चय कहते किसी हैं, तो मित्रों समुच्चय यानी सेट जो होता है ना, समुच्चय जो है हिंदी वर्ड है समुच्चय। इस समुच्चय का मतलब जानते हो क्या होता है, समूह से होता है, समूह से होता है। मैं इसको पतंजलि लैंग्वेज में बात करूं तो आप इसको कह सकते हैं कि भीड़ से, भीड़ यानी ग्रुप, समूह, है ना। ये हो जाएगा आपका क्या, समुच्चय की में, यहाँ समुच्चय यानी सेट की मीनिंग हो जाएगा। यानी सेट मतलब होता है इस समुच्चय, समूह और भीड़ आप कह सकते हैं, झुंड कह सकते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या कह सकते हैं, आ सेट इज द वेल डिफाइंड, आ सेट इज द वेल डिफाइंड, ठीक है, वेल डिफाइंड कलेक्शंस ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, ठीक। यह है इसकी परिभाषा। आप अगर इसकी परिभाषा तोड़ करके देखें तो आपको समझ में आए। आप जरा परिभाषा को पढ़िए एक बार। परिभाषा लिखा गया है साथियों, परिभाषा में लिखा गया है कि आ सेट इज द, यानी एक समुच्चय क्या है,
वेल डिफाइंड, अच्छे से परिभाषित किया हुआ, अच्छे से समझाया गया, अच्छे से बताया गया, यानी एक समुच्चय जो है अच्छे से बताया गया, अच्छे से समझाया गया, कलेक्शन है, समूह है, झुंड है, डिस्टिंक्ट यानी भिन्न भिन्न, ऑब्जेक्ट यानी वस्तुओं का, है ना, भिन्न भिन्न वस्तुओं का एक सुपरिभाषित बताया गया, समझाया गया एक समूह है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं, है ना। हिंदी में अगर इसकी बात करें, अगर आप हिंदी में इसकी परिभाषा जाने, है ना, भिन्न भिन्न वस्तुओं का सुपरिभाषित समूह समुच्चय कहलाता है। क्या कहेंगे, भिन्न भिन्न वस्तुओं का, भिन्न भिन्न वस्तुओं का सुपरिभाषित, भिन्न भिन्न वस्तुओं का सुपरिभाषित समूह क्या कहलाता है, समुच्चय कहलाता है ना। ये है डेफिनेशन। आप अब डेफिनेशन देखिए, समुच्चय यानी उसी को हम लोग कहते हैं समूह, यानी उसी को हम लोग कहते हैं भीड़, अंग्रेजी में कहते हैं सेट। और डेफिनेशन हम लोग क्या देंगे इसको, आ सेट इज द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, यानी एक समुच्चय है अच्छे से परिभाषित किया हुआ कलेक्शन है, झुंड है, डिस्टिंक्ट यानी भिन्न भिन्न वस्तुओं का। इसको हिंदी में कैसे परिभाषित करेंगे, भिन्न यानी भिन्न भिन्न, यहाँ दो बार कहेंगे, है ना, अलग अलग, भिन्न भिन्न वस्तुओं का सुपरिभाषित समूह क्या कहलाता है, समुच्चय कहलाता है। अच्छा, समुच्चय के लिए कंडीशंस, क्या क्या कंडीशंस हैं आप जानिए। समुच्चय में ये चीज़ प्रॉपर्टीज है इसकी बातें हैं, क्या क्या बातें हैं। अरेंजमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट डज नॉट मैटर, इसका मतलब ये कह रहा है कि ये जो कलेक्शन है, इस कलेक्शन में वस्तुओं को आगे पीछे या पीछे आगे कहीं भी या बीच में रख दिया गया है। अरेंजमेंट डज नॉट मैटर, जितनी वो कलेक्शन है उस कलेक्शन में सभी चीज़ें होनी चाहिए, चाहे आप पहले रखें, चाहे बाद में रखें, या बीच में रखें, या नहीं मैटर करता है। क्लियर। नेक्स्ट बात क्या है, यानी अरेंजमेंट डज नॉट मैटर, ये पहली बात हो गई, फर्स्ट बात हो गई इसकी। सेकेंड जो बात है, रिपीटिशन ऑफ ऑब्जेक्ट नॉट अलाउड। दूसरी बात क्या कही जा रही है कि हमारे पास जो कलेक्शन रहेगा, जो समुच्चय बनने जा रहा है, उस समुच्चय में रिपीटिशन यानी एक वस्तु दो बार नहीं आ सकती, या दो से अधिक बार नहीं आ सकती, केवल तो केवल आएगी एक बार। अच्छा, कई सारी वस्तुएं हैं, 3-4 वस्तुएं हैं, और वह केवल एक ही बार आएंगी, उनका अरेंजमेंट चाहे आगे पीछे कहीं भी रख दीजिए, एक बार इस्तेमाल होंगी, एक बार रखा जाएगा, एक बार लिखा जाएगा। अगर ऐसा है तो वह क्या कहलाएगा, समुच्चय कहलाएगा। तो आपके सामने आप पढ़ रहे हैं समुच्चय, समूह किसे कहते हैं, सेट किसे कहते हैं। सेट की इंग्लिश में मैंने परिभाषित किया, ये आप इसके दो टर्म हैं, ये इस दो टर्म को आप लोग समझ लीजिए। अरेंजमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट डज नॉट मैटर, यानी वस्तुओं को आगे पीछे आप कहीं भी रख सकते हैं, संग्रह में नहीं मैटर करता है। और दूसरा, रिपीटिशन ऑफ ऑब्जेक्ट नॉट अलाउड। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो मित्र आप देखिए, अगर मैं इसके एग्जाम्पल बताऊं समुच्चय कैसे, आप अगर मान लीजिए, देखिए आपका घर अगर है, ये आपका हाउस है, आपके हाउस में कई सारे मेंबर हैं, आप पहले मेंबर, दूसरे मेंबर हो गए, इसमें तीसरे मेंबर हो गए, ऐसे चौथे मेंबर हो गए, कई सारे मेंबर हैं, है ना। तो आप देखिए उसी प्रकार से ये पूरा घर है, घर एक यानी एक हाउस है, इस हाउस में कितने मेंबर हैं, 4 मेंबर हैं। तो उसी प्रकार से जो समुच्चय होता है वह एक घर होता है, तो उसको हम हमेशा बड़े अक्षर से लिखते हैं। समुच्चय एक घर होता है ना। उस घर को जब भी समुच्चय को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, कहीं लिखेंगे, तो अंग्रेजी के वर्णमाला जो होता है ना, उसके बड़े अक्षर से लिखेंगे। यहाँ देखिए बड़े अक्षर से लिखा गया है, हमने कैपिटल ए से लिखा है। कोई दूसरा समुच्चय का रहेगा तो कैपिटल बी से भी लिख सकते हैं, कैपिटल सी लिख सकते हैं, कैपिटल ए लिख सकते हैं, कैपिटल बी लिख सकते हैं, कैपिटल सी लिख सकते हैं। अंग्रेजी का जो वर्णमाला है वो आप बड़े अक्षरों में आप लोग यूज कर सकते हैं। ठीक, इतनी बात समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। जैसे कि इस घर में 4 लोग हैं, वैसे और बाउंड्री के अंदर पैक हैं,
रखे गए हैं बाउंड्री के अंदर। ये घर है तो घर की एक अपनी सीमा होती है, एक चहारदीवारी होती है या एक दीवार होती है या उसकी एक अपना क्षेत्र होता है। उसी प्रकार से समुच्चय का जो अपनी एक चहारदीवारी है वह महिला कोष्ठक है। इस महिला कोष्ठक के अंदर हम समुच्चय को रखते हैं, इस चहारदीवारी के अंदर रखते हैं समुच्चय को। ठीक है, कभी भी हम समुच्चय बनाते हैं जैसे घर है, घर के चहारदीवारी होती है, उसी प्रकार से समुच्चय के अवयव को महिला कोष्ठक के अंदर लिखते हैं। जैसे कि यहाँ 4 अलग अलग लोग हैं, 4 अलग लोग हैं यहाँ पे अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, 4 लोग हैं इस घर में। हम अल्फा लिखेंगे फिर कामा लगाएंगे, बीटा लिखेंगे फिर कामा लगाएंगे, गामा लिखेंगे फिर कामा लगाएंगे और थीटा लिखेंगे फिर कामा लगाएंगे। तो यानी आप देख पा रहे हैं एक घर में 4 जने हैं, इन चारों जनों को कैसे लिखा गया है, अल्फा, बीटा, गामा और थीटा। तो यानी घर को हम लोग जब भी दिखाएंगे तो अंग्रेजी के बड़े अक्षर दिखाएंगे, यानी समुच्चय को कभी भी दिखाएंगे अंग्रेजी के बड़े अक्षर दिखाएंगे। और दूसरी बात क्या है, उसको मझले कोष्ठक के अंदर रखेंगे। मझले कोष्ठक के अंदर यानी उसकी सीमा एक बाउंड्री रहती है, ये बाउंड्री है, उस बाउंड्री से बाहर नहीं लिखा जाएगा। और आगे आगे क्या बात की जाएगी, उन अवयवों को रखा जाएगा कामा लगा करके रखा जाएगा। ठीक है, आगे अगर इसी समुच्चय का अगर हम और अच्छे से बात करें, हम एलिमेंट को आगे पीछे कर सकते हैं, बीटा को आगे कर दें, अल्फा को बाद में कर दें, इसको आगे कर दें, इसको पीछे कर दें और गामा फिर उसके बाद थीटा करें, तो इस समुच्चय पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये समुच्चय तब भी वही रहेगा। यानी पहली बात क्या हुई, अरेंजमेंट डज नॉट मैटर ऑफ द ऑब्जेक्ट इन अ सेट। किसी भी समुच्चय में अवयवों का अरेंजमेंट कोई मैटर नहीं करता है। आप आगे भी ले सकते हैं, पीछे भी ले सकते हैं, बीच में भी ले सकते हैं, इट डज नॉट मैटर। बस मैटर क्या करता है, दूसरी बात कि रिपीटेशन नॉट अलाउड। अगर आप इसके अंदर दोबारा से बीटा 2 बार लिख दें तो ये नहीं है, ये गलत माना जाएगा। एक एलिमेंट को आप लोग 2 बार नहीं लिख सकते हैं, तो यानी समुच्चय के अंदर रिपीटेशन नॉट अलाउड, इसलिए हम बीटा को केवल 1 बार लिखेंगे, 2 बार नहीं लिखेंगे। ठीक है जी, इस प्रकार से। चलिए आप लोग समझ गए होंगे, यानी पहला एग्जाम्पल ये आपके सामने है। अंग्रेजी वर्णमाला है, उसमें स्वर है, वावेल्स हैं, वह सब कलेक्शन अगर लिखें तो 5 वावेल्स हैं, 5 स्वर है, ए कामा ई आई ओ यू, ये कलेक्शन है। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का कलेक्शन का समूह देखिए, ये आपके सामने है। आगे प्रथम 5 पूर्णांक, ठीक है, को का समूह, प्रथम 5 पूर्णांकों का समूह 1 2 3 4, ये प्रथम 5 पूर्णांक हो गए। क्लियर हो गया? ठीक है, अब प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का अगर समूह देखें, 2 3 5 7, अभाज्य संख्या, ये प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है ना, ये फर्स्ट प्राइम नंबर है, फर्स्ट 4 प्रथम 4 प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं, 2 3 5 7, ऐसी संख्याएं, ऐसे अंक जो खुद से कटते हैं और 1 से कट जाते हैं, वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यहाँ देखिए होल नंबर कितने हैं, फर्स्ट 5, प्रथम 5, ठीक है, होल नंबर पूर्णांक पूर्ण संख्याओं का समुच्चय देखिए। तो आप समुच्चय के बारे में अगर आप जाने होंगे, समझे होंगे, आप दिख रहा होगा आप लोगों को, समुच्चय का मतलब ये क्या है कि कोई एक बात कही गई और उसको समूह को दिखा दिया गया इस प्रकार से। ये गिनतियों का समूह है, यह भी गिनतियों का समूह है, लेकिन इस गिनती में थोड़ा अंतर है। इसका कलेक्शन कहा जाता है कि यह प्राइम नंबर का कलेक्शन है, इसका कलेक्शन 0 से स्टार्ट है, 4 तक गया है। ये प्रथम 4 पूर्ण संख्याओं का कलेक्शन है। यह जो है स्वरों का कलेक्शन है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का कलेक्शन है। इतने स्वर होते हैं और सबको अंग्रेजी के बड़े अक्षर से रिपीट किया गया यहाँ पे,
है ना, ये अंग्रेजी के बड़े अच्छा से रिपीट किया गया है। ठीक है जी। तो समुच्चय देखिए, ये समुच्चय के एग्जाम्पल हो गए। इस प्रकार से समुच्चय हम लोग दिखाते हैं, दर्शाते हैं एग्जाम्पल में। नेक्स्ट अब आगे चलते हैं। आगे इसके, ठीक है, कुछ सिंबल इसमें महत्वपूर्ण प्रतीक है। समुच्चय को जानने के लिए महत्वपूर्ण प्रतीक कैसे हम लोग, इस प्रतीक का हम लोग यूज कैसे करते हैं देखिए। जैसे कि यहाँ प्रतीक दिखा है, इसका मतलब बिलोंग्स टू होता है, बिलोंग्स टू, है ना, इसको ये पढ़ते हैं। फॉर एवरी पढ़ते हैं इसको, फॉर एवरी या फॉर ऑल। क्लियर? इसका मतलब होता है कि देयर एग्जिस्ट, ठीक है। इसका कारण है, इसको बोलते हैं सच डैट, इस प्रकार, सच डैट, इस सिंबल का यूज होगा इसमें। इसका मतलब होता है एंड। चलिए, ये जो महत्वपूर्ण प्रतीक है, अगर आप नोट्स मेकिंग कर रहे हैं तो आप इस महत्वपूर्ण प्रतीकों को आप लोग देखिए, इसका मतलब ये होता है। चलिए आगे देखते हैं इसका यूज कैसे करते हैं, आप देखिए। जैसे कि मित्र देखिए, यहाँ पे सेट ए है, सेट ए में अवयव हैं 1 2 3, इतने अवयव हैं। आप देखिए, हम लोग कह सकते हैं कि जो अवयव 1 है बिलोंग्स टू ए, यानी समुच्चय ए का अवयव है। इसका मतलब ये है कि हम लोग ये क्या पढ़ेंगे, हम लोग ये पढ़ेंगे कि जो यहाँ पे एक समुच्चय ए का अवयव है, अवयव है, इसका मतलब ये है। ठीक है। और देखिए, इसी प्रकार से हम लोग 2 के लिए भी कह सकते हैं, इसी प्रकार से हम लोग 3 के लिए भी कह सकते हैं। क्लियर? 2 के लिए भी एकदम सेम ही बात बोली जा सकती है, 2 के लिए सेम बातें, 3 के लिए भी यही बातें सेम बोली जा सकती हैं। ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ 5 लिख दूँ, 5 लिख दूँ, आप लोग देखिए 5 बिलोंग्स टू ए अगर मैं करूँ तो आप नहीं कहेंगे, क्योंकि इस समुच्चय ए में अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको 5 नहीं नज़र आ रहा है, केवल 1 2 3 नज़र आ रहे हैं। इतने लोग यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये वाला टर्म आपको नज़र नहीं आ रहा है। आप क्या कहेंगे, 5 नॉट बिलोंग्स टू ए, यानी इसमें हम लोग कहेंगे 5 समुच्चय ए का सदस्य नहीं है। ठीक है जी, ये वाली बात है। तो आपको उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा कि इस एलिमेंट का यूज देखिए कहाँ हो रहा है। आप प्रदर्शित कर सकते हैं कि एक बिलोंग है और बिलोंग कर रहा है और 5 बिलोंग नहीं कर रहा है। एंड का मतलब होता है कि जब हम 2 एलिमेंट को लिखते हैं तो उनके बीच में सेपरेट करने के लिए हम लोग इस एंड यानी कामा का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो हेडिंग हमारी है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, यानी समुच्चय को हम लोग जो प्रदर्शित करते हैं वह कितनी विधियों से करते हैं। हम समुच्चय को कितनी विधियों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हमारे पास कितने मेथड्स हैं। तो आप देख पा रहे हैं समुच्चय को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने 3 मेथड्स लिखा है। आप जरा पढ़िए, इसके नाम पढ़िए। इंग्लिश में भी लिखा है मैंने और हिंदी में भी लिखा है। आप नाम देखेंगे तो रोस्टर और टेबलर और लिस्ट मेथड बोलेंगे इसको। ठीक है, इस मेथड से भी लिखते हैं तो यानी इसको रोस्टर अंग्रेजी में बोलते हैं और हिंदी में भी रोस्टर ही बोलते हैं। टेबलर यानी उसी को तालिका मेथड बोलते हैं, लिस्ट मेथड भी उसी बोलते हैं। ठीक है, ये तीनों नाम एक ही है और एक ही विधि है। ये प्रथम विधि हो गई। और सेकंड विधि यानी सेट बिल्डर मेथड और प्रॉपर्टी मेथड, यानी समुच्चय निर्माण या गुण विधि इसको बोलते हैं। और यहाँ पे इमेज रिप्रेजेंटेशन द्वारा यानी चित्रों द्वारा हम लोग कैसे प्रदर्शित करते हैं। चलिए आगे देखते हैं, जिसमें हम लोग पहला देखेंगे। फर्स्ट हेडिंग जो हमारी है रिप्रेजेंटेशन करने की, जो फर्स्ट हेडिंग है, फर्स्ट हेडिंग का नाम क्या है,
रोस्टर मेथड, रोस्टर। इसी का नाम क्या है? टेबुलर फॉर्म और लिस्ट फॉर्म। इस तीन नाम से हम जानते हैं, रोस्टर, टेबुलर, लिस्ट, मेथड। इसी को हम लोग जाने अभी। रोस्टर को रोस्टर ही बोलेंगे, टेबुलर यानी या तालिका बोल देंगे, या सूची विधि बोलेंगे। कुल मिलाकर अपने पास ये तीन विधियां हैं। इन तीन विधियों से हम पहला वाला, सॉरी तीन नाम है, इन तीन नाम से हम पहला मेथड जानते हैं रिप्रेजेंटेशन करने का। तो चलिए देखते हैं इस मेथड में क्या करते हैं। इस मेथड में हम सभी क्या करते हैं, हम सभी अवयव को दिखाते हैं, सभी अवयव को लिखते हैं, सभी अवयव को लिखते हैं। ठीक है। दूसरा काम इसमें क्या करते हैं, अवयवों के मध्य में कामा लगाते हैं ना साथी, कामा लगाते हैं ऐसे। आगे नेक्स्ट मझले कोष्ठक में लिखते हैं, मझले कोष्ठक में लिखते हैं। और इसमें क्या है, समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से लिखते हैं। ठीक है। तो आपने इस मेथड में चार टैग पॉइंट आप देख रहे हैं। इस चारों टैग पॉइंट को देखिए, हम सभी अवयवों को लिखते हैं, यानी किसी भी अवयव को छोड़ते नहीं है, सभी अवयव को प्रदर्शित करने की कोशिश करते हैं, सब अवयव को लिखते हैं हम लोग इसमें। ठीक है। अवयवों के मध्य बीच में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, हम लोग कामा का इस्तेमाल करते हैं। हम कामा जरूर लगाते हैं, कामा लगा के एक अवयव दो अवयव के बीच हम लोग कामा लगाते हैं, दो अवयवों के मध्य में। और क्या करते हैं, सभी अवयवों को हम लोग जो लिखते हैं वह मझले कोष्ठक के अंदर रखते हैं, लिख कर दिखाते हैं। ठीक है। और लास्ट में पूरे समुच्चय को, जितने अवयव होते हैं उसको जब मझले कोष्ठक में रख लेते हैं तो उस पूरे समुच्चय को हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से लिख करके दिखाते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पे आप एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा गया है। देखिए जैसे कि ये समुच्चय ए है, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से लिखा गया है। इस समुच्चय में चार एलिमेंट है तो सभी एलिमेंट को लिखा गया यहाँ पे, और इस समुच्चय के चारों एलिमेंट के बीच में कामा लगा करके लिखा गया है। तो इस प्रकार से कभी हम सभी एलिमेंट को दिखाते हैं, इस प्रकार से मझले कोष्ठक के अंदर कामा लगा करके सभी एलिमेंट को अगर हम लिख देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, जानते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं तालिका विधि, सूची विधि या रोस्टर विधि। और यहाँ पर ये सभी जितने लिखेंगे तालिका विधि, सूची विधि और रोस्टर विधि से लिखे गए हैं। कुछ इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं। ठीक है। इतना अगर आपको समझ में आएगा तो अब आगे चलते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे दूसरे मेथड का। दूसरा मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। अगर दूसरा मेथड आप सीख लिए हैं तो यानी आप इसके बारे में, रिप्रेजेंटेशन के बारे में आपको पास अच्छी जानकारी हो गई है। सेकंड दो मेथड है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए इसको जानते हैं। सेकंड मेथड का क्या नाम है, जो सेकंड मेथड है सेट बिल्डर, सेट बिल्डर आर प्रॉपर्टी फॉर्म मेथड लिख लीजिए, सेट बिल्डर आर प्रॉपर्टी मेथड। ठीक है।
इसको हिंदी में क्या कहते हैं? समुच्चय निर्माण या गुण विधि। क्या कहते हैं? समुच्चय निर्माण या गुण विधि। ठीक है साथी, तो ये जो सेकंड विधि है कुछ यहाँ पर इस प्रकार से है। अब सेकंड विधि को हम लोग समझेंगे। इसको सेकंड विधि में लिखते कैसे हैं, एक आप लोगों के पास एक छोटा सा दिखाते हैं एग्जाम्पल। जैसे पहला एग्जाम्पल आप देखिए सामने, फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे सामने है। एक कोई सेट लिया गया है, ए लिया गया है, क्लियर है, और सेट ए को हम दिखा रहे हैं। सेट ए में साथियों लिखा गया है 1 1 3 5 7 9 ये लिखा गया है। यानी आप समुच्चय में देख रहे हैं 1 2 3 4 5 अवयव तो हैं, लेकिन ये पांचों विषम संख्याएं हैं। 1 3 5 7 और 9 ये विषम संख्या है, ये जान गए। और ये लिखा गया है कौन सी विधि से, ये आपको पता होगा। ये लिखा गया है रोस्टर विधि से लिखा गया है, रोस्टर विधि से लिखा गया है। इतना तो पता ही होगा, है ना। अभी हम पढ़े हैं रोस्टर विधि से लिखा गया है। मित्र एक चीज और देखिए, यदि n एक संख्या इंटीजर है, 1 2 3 पॉजिटिव इंटीजर है, 4 डॉट 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 प्लस अनंत तक अगर ले रहे हैं, तो अगर हम लिख दें, देखिए यहाँ पे 2n माइनस 1 या फिर 2n प्लस 1, ये अलग चीज़ है। अगर यहाँ लिख दें, देखिए n इक्वल टू हम लगातार अगर एक रखें, अगर यहाँ एक रखेंगे तो इसमें इसकी बात नहीं करें अभी। अगर 2n माइनस 1 है, अगर मैं एक रखूँ यहाँ तक तो आपके पास 1 आएगा। n इक्वल टू अगर यहाँ 2 रखूँ तो मेरे पास 3 आएगा। n इक्वल टू मैं अगर यहाँ 3 के बाद अगर मैं यहाँ 4 रखूँ तो यहाँ मेरे पास 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 9 आएगा। तो आप देख रहे हैं, यानी ये एक फॉर्म ऐसा दिया गया है। इस फॉर्म में अगर हम n की जगह 1 2 3 4 रख रहे हैं तो हमको विषम संख्याएं मिल रही हैं। ये विषम संख्याओं का अभिष्ट रूप है। विषम संख्या क्या अभिष्ट रूप क्या है? 2n माइनस 1 या प्लस 1 अगर लेते हैं तो हम लोग 0 से स्टार्ट करते हैं। साथ ही ये विषम संख्या देखो लिखा गया है। अब हम लिख रहे हैं गुण विधि, समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि बच्चों एक विशेष गुण से लिखते हैं, एक विशेष प्रॉपर्टीज लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? इसी समुच्चय को, जो समुच्चय लिखा गया है, इसी को मैं डिकोड कर रहा हूँ, एक सांकेतिक लैंग्वेज में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। हम मानते हैं कि किसी भी चीज़ को, अगर आप मैथ जब हम लगाते हैं 7वीं 8वीं में हम लोग ये पढ़ रहे थे, तो कुछ चीज़ों को हम लोग मान लेते हैं x, जब हमको यह ज्ञात नहीं रहता है, हमको नहीं पता रहता, तो हम क्या मान लेते हैं? वैल्यू x मान लेते हैं। क्लियर है? यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, माना x अगर वैल्यू है, इसकी वैल्यू इस समुच्चय में कौन है? x है। सभी एलिमेंट को अगर x मान लिया जाए तो यानी हम लोग क्या करेंगे, x सच दैट x, यानी ये सभी एलिमेंट इस प्रकार हैं। यानी इन सभी एलिमेंट को अगर मैं कहूँ कि x बिलोंग्स टू a, तो यानी x के स्थान पे आप 3 भी रख सकते हैं, x के स्थान पे आप 5 यहाँ पे 1 भी रख सकते हैं, x के स्थान पे, यानी इसमें से कोई भी एलिमेंट आप x के स्थान पर रख सकते हैं। इसलिए आप कह सकते हैं कि x बिलोंग्स टू a बोल सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं ना साथी। चलिए, आपको अगर रोस्टर विधि से गुण विधि में नवीन बदलने आ रहा तो आप एकदम बिल्कुल इसको देखिए, में पूरा समझ में आ जाएगा। तो हर बारी जब भी आप गुण विधि से रोस्टर विधि से गुण विधि में बदलने आ रहे हैं, तो आप लोग पहले क्या करेंगे, x सच डेट x। इसका आशय ये जाता है कि x इस प्रकार है, यानी इस समुच्चय ए में जो अवयव रखा गया है, एक एक अवयव रखा गया है, सभी अवयव को प्रदर्शित किया गया है, लेकिन यहाँ प्रदर्शित नहीं करेंगे, हम केवल इसको डिकोड करेंगे, संकेत के रूप में बताएंगे। इसमें उपस्थित x इस प्रकार है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे कामा भी लगा सकते हैं, ऐसे कामा लगा सकते हैं। ठीक है, ठीक। अब हमने कामा लगा दिया, तो यहाँ कामा भी लगा सकते हैं, तो हम बराबर करते हैं। x बराबर कितना है? 2n माइनस 1। x सच डेट x, x इस प्रकार है। x है क्या? बराबर में हम बताएं x के,
बराबर में अगर रख दे तो 2n-1, यानी n एक विषम संख्या का एक अभिष्ट रूप है। यानी यहाँ देखो 2n-1 ये विषम संख्याएं मिल रही हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पूछे कि कोई n क्या है, वेयर n इज इंटीजर है। n क्या है, इंटीजर नहीं नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं, यानी ये नेचुरल नंबर, ठीक है। n क्या है, एक नेचुरल नंबर है, ठीक। चलिए क्लियर हो गया। तो यानी n नेचुरल नंबर है, तो n नेचुरल नंबर का मान रखेंगे 1, तो x का मान हमको मिल जाएगा कितना, 1। नेचुरल नंबर का मान रखेंगे यहाँ पे 2, हमको x का मान मिल जाएगा यहाँ पे 3। नेचुरल नंबर का मान रखेंगे, इस प्रकार से रखते हुए चलेंगे। लेकिन एक चीज़ और है कि यहीं तक आप बात नहीं ख़त्म करेंगे, आपको जो n है, n की बाउंड्री डिसाइड करना पड़ेगा। n का मान कितना रख सकते हैं आप, n का मान 1 से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल 1 से स्टार्ट करेंगे n, और लास्ट तक कितना जाएंगे आप, n 5 रखेंगे। 5 दूना 10, 10 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा, 9। तो यानी 5 के बराबर या 5 से छोटा, यानी 1 से लेकर के 5 के मध्य आप n के मान रखेंगे। और यह n क्या है बच्चों, यह n है साथियों नेचुरल नंबर है। तो कुछ इस प्रकार से हम डिकोड करते हैं, देखिए ऐसे लिखते हैं। इस विधि से लिखना क्या कहलाता है, समुच्चय निर्माण विधि। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इस प्रकार से लिखा जाता है। और देख लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे कि एग्जाम्पल और है, कोई एक समुच्चय है C, इसमें 2, 4, 6, 8 और 10 है, ठीक है। 2, 4, 6, 8, 10 है। 2, 4, 6, 8, 10 अगर आपको दिख रहा है, आप कह सकते हैं कि सर ये विषम संख्याओं का एक समूह है ना। विषम संख्याओं का अगर आप देखें तो स्टार्टिंग वाली विषम संख्या 2 से लेकर के 10 तक है। विषम संख्याएं नहीं भाई, ये हैं सम संख्याओं का समूह है, सम संख्याओं का समूह है। सम संख्याओं का समूह है। सम संख्याओं का जो अभिष्ट रूप है, सम संख्या अभिष्ट रूप कैसे होता है, 2n से लिखते हैं। और n की एंट्री जो होती है, n बराबर आप 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, डॉट डॉट कुछ भी रख सकते हैं, यानी ये प्राकृतिक संख्या ले सकते हैं n की बराबर, है ना। तो n बराबर 1, 2 रखेंगे तो आपको 2 मिलेगा, 4 मिलेगा, 6 मिलेगा, 8 मिलेगा, ऐसे 10 मिलता हुआ चला जाएगा। अब आपको इसमें बदलना है, इंटरचेंज करना है प्रॉपर्टी मेथड में, सेट बिल्डर मेथड में, यानी गुण विधि में बदलना है। तो कैसे लिखेंगे, x सच दैट x इस प्रकार है कि x बिलोंग्स टू 2n, यानी x 2n है। और जो स्मॉल n है, स्मॉल n कहाँ से बिलोंग कर, नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर के आप जहाँ आप धन पूर्णांक भी कह सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर भी कह सकते हैं। और कामा, पहली बात इसकी बाउंड्री दिखा दीजिए, ये स्मॉल n है, ये भी 1 से स्टार्ट होगा और 5 तक चलेगा। और ये स्मॉल n है क्या, ये बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से, कुछ ऐसे है। तो ये जो कही गई बात है, आप लोगों इसको डिकोड करके गुण विधि, समुच्चय निर्माण विधि से इस प्रकार हम लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे ये तो हम लोग सीख लिए हैं, नेक्स्ट ये भी सीख लिए हैं, ये भी। अब हमारे पास लास्ट में है इमेज रिप्रेजेंटेशन, डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। इमेज यानी डायग्राम से, डायग्राम से कैसे दिखाएं। चलिए, तो भाई दो वैज्ञानिक थे, वैन और आयलर। इन्होंने समुच्चय में उपस्थित एलिमेंट को दिखाने के लिए कुछ आकृतियां बनाने की कोशिश की, डब्बा बनाने की कोशिश की। तो इस डब्बे के अंदर, जैसे ये डब्बा बना दिया मैंने, इस डब्बे के अंदर इन्होंने आकृतियां रख दी। जैसे कि कोई सेट अगर मान लें ये है 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 अवयवों का एक सेट है। तो इसके सभी एलिमेंट को 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे लिख दिया डब्बे के अंदर। तो इसको बोलते हैं वेन डायग्राम या वेन डायग्राम बोलते हैं, आयलर डायग्राम भी कह सकते हैं। ये दोनों वैज्ञानिकों के नाम पे दिया गया है, वेन डायग्राम या आयलर डायग्राम।
इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास 3 मेथड हो गए, ठीक है। तो हम तीनों मेथड से हम लोग समझ लिए, रिप्रेजेंटेशन समझ लिए समुच्चय के। चलिए आगे देखते हैं। ये तीनों मेथड समझ लिए थे जो हमारे पास था, 3 मेथड समझने का, ये 3 मेथड समझ लिए हम लोग। रोस्टर विधि से हम लोग कैसे लिखते हैं, ठीक है, और हम लोग सेट बिल्डर मेथड कैसे लिखते हैं, और ये डायग्राम वेन डायग्राम से हम लोग कैसे लिखते हैं, ये वजह हम तीनों मेथड हम समझ लिए हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेट की बात करते हैं, समुच्चय के प्रकार की बात करते हैं। समुच्चय के कितने प्रकार होते हैं मित्र, समुच्चय के प्रकार यहाँ से हम लोग सीखेंगे, जानेंगे समुच्चय के कितने प्रकार होते हैं। आप देखिए यहाँ पे समुच्चय के प्रकार की अगर हम बात करें तो समुच्चय 2 प्रकार, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट, है ना। समुच्चय के प्रकार की हम बात कर रहे हैं। बच्चों मित्रों, फाइनाइट मतलब इसमें बोल सकते हैं परिमित, परिमित समुच्चय, ठीक है। यहां बोल सकते हैं अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय की अगर परिभाषा अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या बताएंगे। देखिए परिमित समुच्चय होता क्या है, ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों को गिन सके, काउंट कर सके, ठीक है, क्या कहलाता है, परिमित समुच्चय कहलाता है। यहां पे हम लोग क्या कहते हैं, ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों को नहीं गिन सके, क्या कहलाता है, अपरिमित समुच्चय कहलाता है। ठीक है। तो साथियों समुच्चय के बेसिकली जो मेन 2 टाइप्स हैं वह है फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। जिसके अवयव को हम लोग गिन सकते हैं वह फाइनाइट यानी परिमित समुच्चय होते हैं। जिनके अवयवों को हम लोग नहीं गिन सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं, अपरिमित होते हैं, वह इनफाइनाइट सेट होते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट, कार्डिनल नंबर, इसको कार्डिनल संख्या भी कहते हैं ना, क्या कहते हैं, कार्डिनल संख्या भी कहते हैं, कार्डिनल संख्या। ये देखिए कार्डिनल संख्या कहते हैं इसे, है ना। इसको नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए दिखाते हैं। अगर कोई समुच्चय ए है, उस समुच्चय ए में 1 और 2 एलिमेंट मौजूद हैं, तो 2 अवयव हम गिन पाए हैं, तो गिन सकते हैं। तो कितने गिने हुए अवयव हैं, 2 हैं। कुल अवयवों की संख्या को हम लोग कार्डिनल संख्या कहते हैं, है ना। इसको परिभाषा कैसे दें, समुच्चय में उपस्थित अवयवों की संख्या क्या कहलाती है, कार्डिनल संख्या कहलाती है, कार्डिनल संख्या कहलाती है। ठीक है, तो भाई आप देख रहे हैं समुच्चय ए में आपके पास कितने एलिमेंट हैं, 2 हैं, तो आपने काउंट कर लिया। समुच्चय बी अगर हम बनाएं 3, 4 और 5 हैं,
तो इसका कार्डिनल संख्या नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इज इक्वल टू 3 लिख सकते हैं। तो आप ऐसे काम कर सकते हैं, ठीक है, कार्डिनल संख्या। तो उम्मीद करते हैं कार्डिनल संख्या आप लोगों को समझ में आया होगा। क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड फाइनाइट सेट की। अभीष्ट परिमित समुच्चय कहेंगे इसको। क्या कहेंगे? अभीष्ट, मानक। अभीष्ट बोल देंगे या मानक, या मानक परिमित समुच्चय, इसको पढ़ेंगे। अभीष्ट या मानक परिमित समुच्चय। अभीष्ट या मानक परिमित समुच्चय, सॉरी अपरिमित समुच्चय, परिमित नहीं है, अपरिमित समुच्चय है ना। अभीष्ट या मानक क्या होता है जानते हैं आप लोग? यानी एक ऐसा मानक जो सर्वमान्य हो, हर जगह यूज होता हो, वह अभीष्ट कहलाता है। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे कैपिटल एन जो होता है ना, एक सिंबल ऐसा है कि एक समुच्चय ऐसा है, अपरिमित समुच्चय, काउंट नहीं कर सकते। 1 2 3 4 डॉट 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 कहाँ तक? प्लस अनंत तक ऐसे जाएंगे। तो ये जानते क्या है? नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। प्राकृतिक, यह है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। यह प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। अगर ऐसे लिखते हैं, डब्ल्यू से लिखते हैं तो 0 से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 4 डॉट डॉट प्लस तक। ये होता है पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। ये है पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, ठीक। यहाँ है मित्र, जेड है या तो आई, ये पूर्णांक है, इसको काउंट भी नहीं कर सकते। तो यानी 0 तो ना तो धन पूर्णांक है ना तो ऋण पूर्णांक है। तो +1 +2 +3, ये डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा? प्लस अनंत तक जाएगा। -1 -2 -3 डॉट 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 माइनस अनंत तक जाएगा, ठीक है। आप देखिए तो ये धन, ये पूर्णांक पूरे हैं, इसमें पूर्णांकों का ये समुच्चय है। और खाली यदि केवल 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 माइनस यहाँ लगा दें या जेड लगा के हम माइनस लगा दें, यानी इसका मीनिंग से हो जाएगा सारे ऋणात्मक जितने पूर्णांक हैं, माइनस अनंत देखो है, तो ऋणात्मक पूर्णांक कौन कौन है यहाँ पे, ऐसे ना लिख करके उल्टा लिख रहे हैं। तो -1 -2 -3 डॉट 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 कहाँ तक? माइनस अनंत तक जाएगा। और सेम यही बात हम लोग कह सकते हैं धन पूर्णांक के केस में। यहाँ प्लस लगा कर दिखा सकते हैं। तो +1 +2 +3 डॉट 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 प्लस अनंत तक जाएगी, ठीक है। ऐसे इस प्रकार से हम लोग दिखाते हैं। ये अभिष्ट हैं। अभिष्ट मतलब कि जो हर जगह सिंबल में यूज होते हैं, ये समुच्चय हैं, अपरिमित समुच्चय हैं। इनको हम लोग गिन तो नहीं सकते हैं, जैसे प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय हो गए, पूर्णांकों को पूर्ण संख्या हो गए, यहाँ पूर्णांकों हो गए। इस प्रकार से आगे और चलते हैं। और है रियल नंबर। देखिए रियल नंबर, आर जो है ना, ये रियल नंबर, यहाँ पे वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, वास्तविक संख्याओं का। चूंकि हम जानते हैं वास्तविक संख्याएं जो होती हैं या दो लोगों से मिलकर होती है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, यानी R-Q है ना। परिमेय है ये और ये है अपरिमेय। ठीक है। तो इस परिमेय के अंदर नेचुरल नंबर आ सकते हैं, आते हैं, होल नंबर आते हैं दोस्तों, और इंटीजर आते हैं इसके अंदर। ठीक है। अपरिमेय संख्याएं अभी होती है। ठीक। तो रियल नंबर बेसिकली इतने पार्ट में बांटा गया है। रियल नंबर
इतने पार्ट में होता है। तो ये रियल नंबर वास्तविक संख्याएं इस प्रकार से होती हैं। और देखिए यहाँ क्यू मतलब होता है परिमेय संख्याएं। क्यू मतलब क्या होता है? परिमेय संख्याओं का झुंड यानी समूह, परिमेय संख्याओं का समुच्चय। ठीक। और आर माइनस क्यू जो होता है ये होता है अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। और इम्पोर्टेंट बातें हम लोग देखेंगे इसमें। नल सेट यानी हम लोग करते हैं रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय के बारे में अगर हम बात करें तो ऐसा समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव ना हो, क्या कहलाता है? रिक्त समुच्चय कहलाता है। ठीक है, ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव ना हो क्या कहलाता है? रिक्त समुच्चय कहलाता है। और अब देखिए रिक्त समुच्चय को प्रदर्शित कैसे करते हैं? फाई से या मझले कोष्ठक के अंदर हम कुछ नहीं लगाएंगे तो रिक्त समुच्चय कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, रिक्त समुच्चय को देखते हैं आगे। ठीक, साथियों के एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक, एक समुच्चय ए है, एक्स सच दैट एक्स है ना, एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे कामा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। और इसकी बात की जा रही है और यहाँ दिया जा रहा है कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो चलिए देखते हैं ये रिक्त समुच्चय है कि नहीं है। रियल नंबर दिया रहा है तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है। इसको सॉल्व करने के लिए हमको उधर भेजना पड़ेगा, -1 हो जाएगा। एक्स को अगर हटाएंगे तो -1 के ऊपर हम लोग लगाएंगे इस प्रकार से, और यह बन जाएगा आपका आयोटा बन जाएगा। एक्स इमेजिनरी नंबर है, काल्पनिक संख्या बन जाएगी। ठीक है, एक्स क्या बन जाएगा? एक काल्पनिक संख्या। और यहाँ लिख रहा है वास्तविक संख्या, आ रहा है काल्पनिक संख्या। ठीक है, आ रहा है काल्पनिक संख्या, लिखा है यहाँ पे वास्तविक संख्या, एक्स इज रियल नंबर यहाँ। और आ क्या रहा है? ये काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर आ रहा है यहाँ पे, इमेजिनरी नंबर आ रहा है। यहाँ दिया रहा है रियल नंबर दे रहा है। तो मुझे ये दोनों बात मैच नहीं कर रही, इसलिए ये क्या है? नल सेट। ये दोनों बात नहीं मैच करी है तो ये नल सेट हो जाएगा, इसमें कोई अवयव नहीं होगा। ए इज इक्वल टू, या ए को ऐसे फाई से दिखा सकते हैं। ठीक है, यहाँ कोई अवयव नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। वाइड सॉरी नल सेट, इसी को हम लोग बोलते हैं वाइड सेट यानी रिक्त समुच्चय, वही रिक्त बोलते हैं। नल सेट को ही रिक्त समुच्चय कहते हैं। अब आते हैं आगे इम्पटी सेट, यानी उसी को हम बोलते हैं इम्पटी सेट भी बोलते हैं, रिक्त समुच्चय। नल सेट, रिक्त समुच्चय, सिंगलटन सेट क्या होता है? इसको बोलते हैं एकल समुच्चय। क्या बोलते हैं? एकल समुच्चय। मित्रों एकल समुच्चय क्या होता है? ऐसा समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक, इस बात को ध्यान दीजिए, किसमें केवल एक अवयव हो, क्या कहलाता है? एकल समुच्चय कहलाता है।
एकल समुच्चय करता है। जैसे कि a इक्वल टू केवल यहाँ 5 रखा गया है ना, a इज इक्वल टू 5 रखा गया है, ठीक है, ऐसा समुच्चय है, एकल समुच्चय है। इसका एक एग्जांपल और देख लीजिए एकल समुच्चय का। लिखा है x सच दैट x, a इज इक्वल टू x सच दैट x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और यहाँ लिखा गया है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, ऐसी बात कही है, नेचुरल नंबर बिलोंग दिया रहा है। तो भाई कैसे, चलिए देखते हैं इसको। एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक का भी स्क्वायर कर सकते हैं, वर्गांतर का सूत्र लगा देंगे। तो एक ब्रैकेट में x प्लस 1 मिलेगा, एक में मिलेगा x माइनस 1 मिलेगा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप दो वैल्यू लिख सकते हैं, x इक्वल टू माइनस 1 लिख सकते हैं, और x इक्वल टू आप लिख सकते हैं कि प्लस 1 लिख सकते हैं। तो अगर आप यहाँ से देखें ध्यान से, इसमें क्या मिल रहा है, x इक्वल टू प्लस 1 मिल रहा है, ठीक है, ये पॉजिटिव मिल रहा है, और ये मिल रहा है नेगेटिव। और साथ में ये क्या है, ये नेचुरल नंबर n है। तो केवल अगर देखा जाए तो यहाँ नेचुरल नंबर को ही लिया जाएगा, जबकि यहाँ दो अवयव निकल रहे हैं, तो यानी इसी a की अगर हम बात करें, इसमें दो अवयव हैं, आने चाहिए, -1 और +1 आने चाहिए। लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो यानी ये तो नहीं चलेगा। तो फिर ए में कौन अलाउ होगा, अलाउ कौन होगा, केवल एक अलाउ होगा, वो भी प्लस का एक अलाउ होगा। आता है या क्या बन जाएगा, एकल समुच्चय बनेगा, तो एकल समुच्चय होगा। तो साथियों, आज हम लोगों ने इतनी सारी चीज़ें पढ़ा, समुच्चय के बारे में बेसिक डिटेल लिया। तो आज के क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में यहाँ से आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।